डियर प्लस टू, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे आपकी बुक के चैप्टर समकालीन विश्व में सुरक्षा के बारे में। इसमें हम पढ़ने वाले हैं सुरक्षा क्या होती है, सुरक्षा का अर्थ क्या है, सुरक्षा की परंपरागत धारणा क्या है, व्हाट इज द ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी। बाहरी सुरक्षा क्या होती है और आंतरिक सुरक्षा क्या होती है, इसके बारे में हम इस चैप्टर में चर्चा करेंगे। डियर प्लस टू, आज हम बात करेंगे सुरक्षा की। सुरक्षा का अर्थ क्या है, सुरक्षा की परंपरागत धारणा क्या है, बाहरी सुरक्षा क्या है, आंतरिक सुरक्षा क्या है। सिक्योरिटी, व्हाट इज सिक्योरिटी, व्हाट इज द ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी, व्हाट इज एक्सटर्नल सिक्योरिटी एंड व्हाट इज इंटरनल सिक्योरिटी। बच्चों, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य के अस्तित्व एवं विकास हेतु सुरक्षा का विषय सदा ही महत्वपूर्ण रहा है। आदिकाल से मनुष्य अपनी सुरक्षा के लिए चिंतित रहा है और उसने इस उद्देश्यों के लिए विभिन्न उपाय खोजे हैं। तो भी आज के विश्व में मनुष्यों की ये चिंता बनी हुई है। आज के विश्व में तो इतने घातक अस्त्र शस्त्रों का निर्माण हो चुका है कि संपूर्ण मानवीय सभ्यता की सुरक्षा आज के विश्व की बहुत बड़ी चिंता है। आज चाहे कोई देश छोटा है या बड़ा है, विकसित है या विकासशील है और यहाँ तक कि परमाणु शक्ति संपन्न भी है, तो भी सुरक्षा के विषय में चिंतित है। इसी कारण विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को स्थापित किया गया है ताकि विश्व में शांति एवं सुरक्षा की स्थापना हेतु प्रयास चलते रहे। बच्चों, बात आती है सुरक्षा क्या है, इसे संकट क्यों उत्पन्न होता है, इसको कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है, आदि सुरक्षा संबंधी विभिन्न विषय हैं जिनका हम इस वीडियो के माध्यम से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात आती है सुरक्षा का अर्थ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिक्योरिटी। सुरक्षा का शाब्दिक अर्थ है खतरे से आज़ादी, फ्रीडम फ्रॉम डेंजर। अर्थात यदि मनुष्य किसी भी तरह के खतरे, भय, चिंता आदि से मुक्त है तो वह सुरक्षित है, अन्यथा वह असुरक्षित है। किसी भी तरह का खतरा मनुष्य या प्राणी अथवा किसी देश को असुरक्षित बना देता है। मनुष्य के जीवन का केंद्र बिंदु आज सुरक्षा ही है। प्राचीन काल से आधुनिक सभ्य समाज तक मनुष्य को सबसे अधिक चिंता अपनी सुरक्षा को लेकर ही है। अपने नागरिकों की सुरक्षा के विषय में विश्व के लगभग सभी देशों की चिंता एक समान है। संक्षेप में बच्चों, हम कह सकते हैं कि सुरक्षा सिद्धांत की मान्यता है कि किसी भी समय पर संसार में शक्ति का वितरण इस प्रकार होता है जिसमें अधिकांश शक्ति उन लोगों के हाथों में केंद्रित होती है जो शांति और व्यवस्था को कायम रखना चाहते हैं। इसलिए इस व्यवस्था में संसार की शांति भंग करने का कोई भी व्यक्ति या देश साहस नहीं करता। अब बात आती है डेफिनेशन ऑफ सिक्योरिटी, सुरक्षा की परिभाषा। पामर और पाकिंस के शब्दों में, पामर और पाकिंस थिंकर हुए हैं पॉलिटिकल, उन्होंने क्या कहा है कि सुरक्षा का स्पष्ट अर्थ है शांति के खतरे से निपटने के उपाय करना। सुरक्षा की परंपरागत धारणा। अब हम बात कर रहे हैं ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी। सुरक्षा की परंपरागत धारणा से बच्चों हमारा अभिप्राय अपनी या देश की सुरक्षा से है। मानव प्राचीन काल से ही अपनी सुरक्षा के लिए प्रयासरत है। जैसे जैसे परिवार, कबीला, गांव, समाज, राज्य और देश का निर्माण हुआ, उसकी चिंताएं और बढ़ती चली गई। इतिहास इस बात का गवाह है कि विभिन्न शासकों के द्वारा अपने राजनीतिक, आर्थिक, कूटनीतिक और कई बार निजी कारणों से भी समाज की शांति को भंग किया है और अन्य व्यक्तियों या देशों पर आक्रमण किया है। परंपरागत धारणा में सुरक्षा का मुख्य केंद्र बिंदु राष्ट्र ही है और राष्ट्रीय सुरक्षा की धारणा का मुख्य सरोकार माना जाता है। इसके दो पक्ष है बच्चों राष्ट्रीय सुरक्षा के परंपरागत धारणा के अनुसार। पहला है बाह्य सुरक्षा और दूसरा है आंतरिक सुरक्षा। बाह्य सुरक्षा या एक्सटर्नल सिक्योरिटी क्या है? बाह्य सुरक्षा से अभिप्राय है राष्ट्रों को दूसरे देशों के आक्रमण से उत्पन्न होने वाले खतरों से बचाना या सुरक्षा करना। यह सुरक्षा राष्ट्र की सीमाओं, एकता, अखंडता एवं प्रभुसत्ता की रक्षा करना है। किसी देश के द्वारा सैनिक बल का प्रयोग करते हुए जब दूसरे देश पर आक्रमण किया जाता है तो उससे न केवल स्वतंत्रता, प्रभुसत्ता एवं राष्ट्रीय अखंडता को खतरा उत्पन्न होता है बल्कि आम जन जीवन भी प्रभावित होता है। आक्रमण की स्थिति में नागरिकों का जीवन, संपत्ति एवं मनोबल सभी प्रभावित होते हैं। अतः बाह्य सुरक्षा आदिकाल से मनुष्य की चिंता का विषय है और परंपरागत धारणा का ये केंद्रीय विषय है। आधुनिक काल में भी इस प्रकार की सुरक्षा से मानवीय सरोकार कम नहीं हुआ है और यही कारण है कि प्रथम विश्व युद्ध के विनाश को देखते हुए इस विषय पर चिंतन हुआ और
विश्व में शांति एवं सुरक्षा की स्थापना के लिए लीग ऑफ नेशंस मीन्स राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। और जब राष्ट्र संघ अपने उद्देश्यों में विफल हो गया तो राष्ट्रीय सुरक्षा को एक बार पुनः संकट उत्पन्न हो गया और द्वितीय विश्व युद्ध का सामना करना पड़ा। अतः फिर से सुरक्षा एवं शांति की दृष्टि से संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई। आज के विश्व में बाह्य सुरक्षा को खतरे और बढ़ गए हैं, क्योंकि जिस भांति शस्त्रों के भंडार अनेकों देशों के पास है, उससे मानवीय अस्तित्व भी संकट में पड़ गया है। ट्रेडिशनल अल्टरनेटिव ऑफ सिक्योरिटी क्या हो सकते हैं? सुरक्षा, जो परंपरागत सुरक्षा है, उसके विकल्प क्या हो सकते हैं? कैसे उसको सुनिश्चित बनाया जा सकता है? पहली चीज आती है आत्मसमर्पण, सरेंडर। युद्ध की स्थिति से बचाव करने के लिए सरकार के पास आत्मसमर्पण का विकल्प रहता है। आत्मसमर्पण से अभिप्राय है कि शत्रु अथवा आक्रमण करने वाले राज्यों की वो शर्तें स्वीकार कर ली जाएं जिन्हें वो मनवाना चाहता है, और इस प्रकार वास्तविक युद्ध से बचा जा सकता है। यद्यपि इस विकल्प का प्रयोग कई राज्यों द्वारा किया जाता है, परंतु यह विकल्प किसी भी राज्यों की नीति का अंग नहीं हो सकता। इस विकल्प का प्रयोग कर युद्ध से होने वाली सैन्य एवं नागरिक क्षति को रोका जा सकता है और इस प्रकार बाह्य आक्रमण से सुरक्षा की जा सकती है। सेकंड जो आपके पास अल्टरनेट है वो है शक्ति संतुलन, मतलब बैलेंस ऑफ पावर। आक्रमण की स्थिति में परंपरागत धारणा के अनुसार सुरक्षा का दूसरा विकल्प है शक्ति संतुलन। इस प्रकार से गुटों में संगठित कर लेते हैं राष्ट्र अपने आप को, जिससे कोई एक गुट या राज्य इतना शक्तिशाली नहीं हो सकता कि वो दूसरों का दमन करे या उन पर आक्रमण करे। यदि राज्यों के मध्य शक्ति संतुलन होगा तो शांति बनी रहेगी। इसका स्पष्ट प्रमाण प्रथम विश्व युद्ध से पहले यूरोप की स्थिति है, जहां पर इस प्रकार के गठबंधन पहले से बने हुए थे और उन्हीं के कारण शक्ति संतुलन बना रहा और यूरोप में शांति बनी रही। शक्ति गुटों के गठन के कारण कोई भी देश दूसरे देश पर आक्रमण करने का साहस नहीं कर सकता, क्योंकि उसे पता होता है कि युद्ध की स्थिति में गुट के सभी देश इकट्ठे हो जाएंगे। अतः आक्रमण से बचाव का जो दूसरा महत्वपूर्ण विकल्प है वो शक्ति संतुलन है। तीसरा आता है बच्चों सैन्य गठबंधनों का निर्माण। परंपरागत सुरक्षा धारणा के अनुसार आक्रमण की स्थिति अथवा इससे बचाव में तीसरा विकल्प सैन्य संगठनों का निर्माण है। गठबंधन उस स्थिति को कहते हैं जब दो या दो से अधिक राज्यों इकट्ठे होकर किसी तीसरा राज्यों या राज्यों का विरोध करने या उससे बचाव करने के लिए आपस में मिल जाते हैं, और सैन्य गठबंधन पहले से ही सुरक्षा का मान्य विकल्प रहा है और इस दृष्टि से राज्यों के मध्य विभिन्न प्रकार की सैनिक संधियां एवं समझौते होते रहे हैं। नाटो, वार्सा जैसी संधियां सैन्य गठबंधन के प्रमाण है। इस प्रकार बाह्य सुरक्षा करना हर देश के लिए जरूरी है, क्योंकि यदि राष्ट्र की सीमाएं सुरक्षित नहीं होगी तो राज्यों में शांति व विकास भी संभव नहीं हो सकता। हर राज्यों को अपनी बाह्य सुरक्षा व्यवस्था का निर्धारण करना पड़ता है ताकि राज्यों एवं उसमें रहने वाले नागरिक सुरक्षित रह सके। यद्यपि आज के विश्व में आंतरिक सुरक्षा की चुनौती भी कम नहीं है, परंतु बाह्य सुरक्षा की चुनौती इससे कहीं बढ़कर है, क्योंकि विश्व व्यवस्था में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं होती जो राज्यों के व्यवहार को कंट्रोल कर सके, उनके ऊपर नियंत्रण लगा सके। इसका मतलब हुआ कि बाह्य सुरक्षा प्रत्येक राज्यों का अपना दायित्व है। इसके बाद बात आती है बच्चों आंतरिक सुरक्षा की, इंटरनल सिक्योरिटी। इंटरनल सिक्योरिटी क्या है या आंतरिक सुरक्षा क्या है? आंतरिक सुरक्षा से अभिप्राय है राज्यों की सीमाओं के भीतर की सुरक्षा। इसमें राज्यों के भीतर शांति एवं व्यवस्था की अपेक्षा की जाती है ताकि प्रत्येक नागरिक तथा पूर्ण समाज अपना सर्वोत्तम विकास कर सके। इसलिए प्रत्येक राज्य को बाहरी सुरक्षा के साथ साथ आंतरिक सुरक्षा का भी ध्यान रखना पड़ता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि उस समय ये माना जाता था कि बड़े बड़े शक्तिशाली राज्यों में आंतरिक सुरक्षा तो निश्चित है। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जिस प्रकार अमेरिका और सोवियत संघ के दो परस्पर विरोधी गुटों में बंट रहा था, उससे बाह्य सुरक्षा का ही विशेष महत्व था। इस कारण भी आंतरिक सुरक्षा की ओर ध्यान नहीं दिया गया। इस बीच साम्राज्यवादी जो ताकतें थी, जो कॉलोनियल पावर्स थी, वो भी कमजोर हो गई थी, जो उपनिवेशों को अपने नियंत्रण में नहीं रख पा रही थी, क्योंकि एशिया और अफ्रीका में पनपे राष्ट्रवाद ने इन ताकतों का भरपूर विरोध करना शुरू कर दिया था और इससे एशिया और अफ्रीका के कई देशों को स्वतंत्रता भी प्राप्त हुई थी, जिसमें हमारा देश भारतवर्ष भी था। नई नई स्वतंत्रता प्राप्त देशों के समक्ष अब जो नई चुनौती थी वो थी विश्व व्यवस्था से उभरी गुटबंदी, जिसमें अमेरिका और रूस अपने गुटों में स्वतंत्र राज्यों को शामिल करने की कोशिश कर रहे थे। स्वतंत्रता प्राप्त देशों को अपने विकास और नई नई स्वतंत्रता
सत्ता की चिंता थी, इसलिए वे एक गुट में शामिल होकर दूसरे को अपना शत्रु नहीं बनाना चाहते थे। जो राज्य शीत युद्ध के दौर में परस्पर गुटों में शामिल हुए, उनके लिए अपने पड़ोसी राज्यों से ही सुरक्षा का खतरा उत्पन्न हो गया। उनमें सीमा, भूमि एवं लोगों को लेकर ही परस्पर विवाद उत्पन्न हो गए। नए राज्यों में नस्लीय एवं सांप्रदायिक विवादों ने जन्म ले लिया, जिस कारण शांति व्यवस्था को संकट उत्पन्न हो गया और कई राज्यों में तो अलगाववादी आंदोलन ने गृह युद्ध को जन्म दे दिया। इन परिस्थितियों में आंतरिक सुरक्षा का विषय महत्वपूर्ण बन गया, क्योंकि राज्यों को कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जो क्या थी, जो इस प्रकार थी। पहली चीज थी नस्लवाद, रेसलिज्म। अब देखिए, यद्यपि नस्ल या जाति का कोई सीधा संबंध राज्यों की सुरक्षा से नहीं है, परंतु जब नस्ल या जाति के आधार पर किसी राज्यों में भेदभाव की भावना जन्म लेती है तो उससे सामाजिक तनाव उत्पन्न होता है और ये तनाव कई बार उग्र रूप धारण कर लेता है और हिंसा को जन्म देता है। यदि राज्यों के भीतर हिंसा होगी तो निश्चित है कि आंतरिक सुरक्षा की चुनौती भी उत्पन्न होगी। दक्षिण अफ्रीका में नस्लीय भेदभाव के कारण लंबे समय तक आंदोलनों और हिंसा का दौर रहा। कुर्द समस्या, तमिल समस्या, मुजाहिर समस्या के कारण आंतरिक सुरक्षा प्रभावित हुई है, ये सब लोग जानते हैं। भारत में जातिवाद के कारण आज भी कई प्रांतों में समय समय पर तनाव उत्पन्न होते रहते हैं, जिनमें कई बार हिंसक घटनाओं के कारण लोगों की जान भी चली जाती है। इस प्रकार नस्लवाद सुरक्षा के लिए एक चुनौती बना। दूसरी चीज आती है बच्चों, सेकंड पॉइंट, कम्युनलिज्म, सांप्रदायिकतावाद। कोई धार्मिक मत या संप्रदाय व्यक्ति की निजी आस्था का विषय है और किसी मत या संप्रदाय में विश्वास रखने में कोई बुराई भी नहीं है, परंतु जब व्यक्ति विवेक को त्याग कर धर्म और संप्रदाय के प्रति रूढ़िवादी दृष्टिकोण अपनाता है तो उसे ही सांप्रदायिकता का जन्म होता है। सांप्रदायिकता में कोई बुराई नहीं है। बुराई यह है कि इसमें न केवल अपने मत या संप्रदाय के प्रति अंधविश्वास से भरा दृष्टिकोण रहता है, बल्कि दूसरे मतों के प्रति दुर्भावना रहती है, जो कि बुरी बात है। इसके कारण किसी भी समाज में तनाव या हिंसा जन्म लेती है और सुरक्षा को चुनौती उत्पन्न हो जाती है। अगली चीज जो आती है बच्चों, वो है अलगाववाद, सेपरेटिज्म। कई राज्यों में, विशेषता नए स्वतंत्रता प्राप्त देशों में, अलगाववाद की समस्या के कारण भी आंतरिक सुरक्षा को संकट उत्पन्न हुआ है। अलगाववाद क्या है? ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति या क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों के अंदर इस प्रकार की भावना उत्पन्न हो जाती है, जिस राज्यों के वो अभी नागरिक है उसमें रहकर उन्हें लगता है कि उनका विकास नहीं हो सकता, तो वो समझने लगते हैं कि उस राज्यों में उनके साथ भेदभाव हो रहा है, अतः उस राज्यों में रहकर तो उन्हें अन्याय का शिकार होना ही पड़ेगा। अतः उनके अंदर उस राज्यों से अलग होने की भावना उत्पन्न हो जाती है। श्रीलंका, अल्जीरिया, कांगो और भारत में भी अलगाववादी आंदोलनों के कारण जनजीवन को भारी तबाही हुई है और आंतरिक सुरक्षा जो है उसकी व्यवस्था को भारी क्षति पहुंची है। अलगाववादी आंदोलनों के कारण राज्यों का सामाजिक और आर्थिक विकास भी प्रभावित होता है। नेक्स्ट चीज आती है बच्चों, क्षेत्रवाद, रीजनलिज्म। क्षेत्र राज्यों की भूमि के उस खंड को कहते हैं जिसकी भाषा, संस्कृति, इतिहास, धर्म या किसी भी विशेषता के कारण अलग पहचान हो। राज्यों के भीतर व्यक्ति किसी न किसी क्षेत्र में रहता है और उस क्षेत्र के प्रति विशेष लगाव या आस्था होना भी नेचुरल है, स्वाभाविक है, परंतु यह लगाव या आस्था जब अंधविश्वासी प्रवृत्ति में बदल जाती है तो उस क्षेत्र से क्षेत्रवाद की बुराई जन्म लेती है, जिसमें व्यक्ति यह सोचने लगता है कि वह क्षेत्र सिर्फ इसी क्षेत्र में जन्मे लोगों का है और दूसरे वहाँ विदेशी है, जिन्हें इस क्षेत्र में रहने, काम करने या कोई भी व्यवसाय, उद्योग आदि स्थापित करने का अधिकार ही नहीं है। इस भावना से प्रेरित स्थानीय निवासी औद्योगिक घरानों, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का, दूसरे क्षेत्रों के उद्यमियों का, श्रमिकों का विरोध करने लगते हैं और यह विरोध कई बार सशस्त्र हिंसा का रूप धारण कर लेता है और इस प्रकार क्षेत्रवाद की जो भावना है वो भी आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती बन जाता है। अगला जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है बच्चों आतंकवाद, टेररिज्म। आज के विश्व में आंतरिक सुरक्षा हेतु सबसे बड़ी चुनौती जो हुई है वो आतंकवाद से उत्पन्न हुई है। शीत युद्ध के काल में ही आतंकवाद पनपना आरंभ हो गया था, क्योंकि इस दौरान विरोधी गुटों का सामना करने के लिए इस प्रकार की गतिविधियों का सहारा लिया गया। इस काल में अमेरिकन सोवियत सेनाओं का सामना करने के लिए मुस्लिम कट्टरवादियों को तैयार किया गया। जब सोवियत का विघटन हो गया तो आतंकवादियों ने अमेरिका को ही अपना शिकार बनाया और 11 सितंबर 2001 को अमेरिका के विश्व व्यापार केंद्र वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर सबसे बड़ा आतंकवादी हमला हुआ, जिससे अमेरिका को भी आतंकवाद आज के विश्व की बहुत बड़ी चुनौती लगने लगा और उसने इसका सामना करने के लिए सभी को संगठित करने के लिए प्रयास शुरू किए। इससे पहले भी भारत जैसे कई देश आतंकवाद की समस्या से जूझ रहे थे, परंतु जब पश्चिमी देशों का ध्यान इस ओर नहीं गया था, अमेरिका के विश्व व्यापार केंद्र पर हमला
13 दिसंबर 2001 को भारत की संसद पर हमला, 2006 में ब्रिटेन के भूमिगत रेलवे में विस्फोट, नवंबर 2008 में आतंकवादी हमले ऐसी प्रमुख आतंकवादी घटनाएं हैं जिनसे संपूर्ण विश्व जो है वो आतंकित है और राष्ट्रीय सुरक्षा को एक बड़ी चुनौती है। इसका सामना करने के लिए विश्व के सभी आतंकवादी हिंसा सभी देशों को संगठित होना अनिवार्य है, अन्यथा आतंकवादी हिंसा से कोई भी देश सुरक्षित नहीं रह सकता। बच्चों, निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि सुरक्षा की परंपरागत धारणा बाह्य एवं आंतरिक दोनों प्रकार की सुरक्षा से संबंधित है। बाह्य सुरक्षा में जहां आक्रमण एवं युद्ध से सुरक्षा करना प्रत्येक राज्यों के लिए आवश्यक है, वहीं देश के भीतर भी शांति एवं सुरक्षा अनिवार्य है। उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा। टॉपिक यहीं पे ये खत्म होता है। थैंक यू।